ओके स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ देखा था। आज हम गॉस लॉ के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने पास इस तरह से है कि यहाँ पर हमारे पास एक मेटल स्फीयर दे रखा है, इसका रेडियस हमें ए दे रखा है। एक मेटल स्फीयर है, रेडियस ए है, और यहाँ पर रेडियस बी पर एक इस तरह से और कंसेंट्रिक मेटल स्फीयर है। एक यहाँ पर और मेटल स्फीयर है, ये जगह खाली है। ये जो मेटल स्फीयर है इसका इनर रेडियस ए है एंड इसका आउटर रेडियस बी गिवन है। ये रेडियस हमारे पास बी है इस तरह से, मतलब यहां पर भी मेटल है, यहां पर बॉडी है इस जगह पर, ये भी हमारे पास मेटल है। इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्यू दे रखा है, इस मेटल स्फीयर के ऊपर चार्ज क्यू है। मेटल स्फीयर का मतलब होता है कंडक्टर। ओके, अगर जैसे ये मेटल है ना बॉडी, तो मेटल का मतलब हो गया कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है ये। इसी तरह ये भी, तो इसके ऊपर हमें चार्ज क्यों दे रखा है, तो चार्ज इसके ऊपर इस तरह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, तो क्यों चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट पे इन रीजन के ऊपर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन। पहला रीजन है R इज ग्रेटर देन A लेस देन B, मतलब A से बड़ा, जो रेडियस मतलब इन पॉइंट्स के लिए जो A से बड़े हैं और B से छोटे हैं, मतलब इन इस रीजन के अंदर फील्ड पता करनी है। दूसरा हमने इस रीजन के अंदर फील्ड पता करनी है, ये वाला, और तीसरा इसके बाहर। तो सेकंड रीजन हमारे पास है कि फील्ड पता करनी है हमने जब R B से बड़ा हो जाएगा और C से छोटा। टेक इट C नॉट B, दिस वन इज C। ओके, और थर्ड हमें दे रखा है R इज ग्रेटर देन C। तो इन तीनों रीजन के लिए फील्ड पता करनी है। तो सबसे पहले हम अंदर फील्ड पता करेंगे। तो अंदर अगर फील्ड पता करनी है सपोज इस पॉइंट के ऊपर जो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो हम करेंगे क्या, गॉस लॉ से पता करना है फील्ड। तो इस पॉइंट के थ्रू हमें गॉसियन सरफेस खींचेंगे इस तरह से स्फेरिकल। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस खींचा और हमें पता है स्फेरिकल बॉडी है, तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होएगी, एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन ऐसे ही होएगी। तो जैसे हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे तो हम कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर कि E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसका सरफेस इंटीग्रल तो रहने दो चाहे इस तरह से, इसका जो सरफेस इंटीग्रल होएगा वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये जान लो कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों है, ये कंडक्टर है, तो होएगा क्या, इसके अंदर वाली साइड पे ना चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा। ये जो कंडक्टिंग बॉडी है ना, इसकी अंदर साइड पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अंदर वाला सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा डेट इज माइनस क्यू। ऐसा इसलिए होएगा, इसको हम इंडक्शन बोलते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इंडक्शन के कारण माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो जो इंडक्शन होती है ना हमारे पास, उसका रीजन भी गॉस लॉ होता है। तो हम गॉस लॉ से ये समझ सकते हैं कि अगर हमने अंदर चार्ज क्यू दिया है स्फीयर के ऊपर, तो यहाँ पर चार्ज जो आ जाएगा वो माइनस क्यू आएगा। वो हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे मेटल के अंदर। इस मेटल के अंदर हमने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस बनाया है। अभी फिलहाल हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी फील्ड तो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तुम इसको जान लो कि अगर प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज है तो अंदर वाली साइड पे माइनस क्यू चार्ज क्यों आएगा। तो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया। अगर यहाँ गॉसियन सरफेस बनाया हमने, तो अब इस पॉइंट्स के ऊपर जो गॉसियन सरफेस के ऊपर है, हर पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा। गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं उन पे फील्ड जीरो होना है क्योंकि ये कंडक्टर है, और हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, मतलब यहाँ पर फील्ड जीरो है। E इनसाइड कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर फील्ड नहीं होती, फील्ड जीरो होती है। जैसे ये भी कंडक्टर है जो A रेडियस का हमारे पास स्फीयर है, तो तभी इसके अंदर भी फील्ड जीरो है, तभी इससे चार्ज बाहर आ गया। हमने देखा था ना कि अगर फील्ड जीरो हो जाए कंडक्टर के अंदर, तो फील्ड जीरो होती है, तो सारा का सारा चार्ज बाहर निकल के आ जाता है। ओके, तो अभी हम क्या समझेंगे कि जैसे हमने इसके अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है, अगर फील्ड जीरो है तो हम फ्लक्स लिखे अगर, तो हम यही
अगर गॉस लॉ लगाए इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, इस वाले के थ्रू, तो हम लिखेंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डॉट। तो ये E तो जीरो है यहाँ पर गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो इसका आंसर तो जीरो आ जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब चार्ज इनक्लोज आ गया जीरो। तो चार्ज इनक्लोज जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जिससे हमने ये फ्लक्स निकाला है और वो जीरो के इक्वल आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज जीरो होना चाहिए। तो इसके अंदर चार्ज कैसे जीरो हो सकता है? अंदर तो चार्ज प्लस क्यू है, तो वो जीरो तभी हो पाएगा अगर कोई माइनस क्यू चार्ज इस बॉडी के अंदर वाली साइड आ जाए। ये जो दूसरी मेटल बॉडी है इसके अंदर वाली साइड अगर माइनस क्यू चार्ज आ जाए तो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो हो सकता है। इसी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉडी से अंदर की तरफ खींचे जाएंगे और अंदर वाली साइड माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर? जीरो। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो ये माइनस क्यू इस बॉडी से तो आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इससे अगर माइनस क्यू अंदर आ गया तो बाहर वाली साइड फिर प्लस क्यू आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो बाहर साइड गॉसियन इसके कितना आ गया, मेटेलिक बॉडी के बाहर वाली साइड चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा इस केस के अंदर जो मेटेलिक बॉडी होती है, मतलब कंडक्टर होती है। तो हमने तो निकालना है पहले वाली, मतलब इस रीजन के अंदर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो इस तरह से होएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो हम कितना लिख लेंगे, वी विल राइट ई डी एस cos ऑफ एंगल 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर, और ये अपने पास कितना निकल आएगा, ई फिर से बाहर। यहां पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन, इस रीजन के अंदर जब r a से बड़ा है b से छोटा है, तो इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस वाला गॉसियन सरफेस है जो, इसको तुम पहला नाम दे दो, चाहे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इस सरफेस के थ्रू हम गॉसियन सरफेस के थ्रू फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू जब फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो गॉस लॉ लगाएंगे, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो अंदर इनसाइड चार्ज क्यू है, तो इसकी जगह पे क्यू आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा। उसका रीजन वही है कि फील्ड क्या होएगा हर जगह पर सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, और अंदर चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर भी हमें पता है, इसका आंसर आएगा 4 पाई r स्क्वायर, r गॉसियन सरफेस का रेडियस था, दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू हमें इतनी निकल के आ गई, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये वही आंसर है जो हम कई बार लिखते आ रहे हैं, kq बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स के ऊपर kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आ जाएगी। जो ये रीजन है ना, ये वाला रीजन कितने वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना यहाँ पर kq बाय r स्क्वायर, r डिस्टेंस पर सेंटर से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से है। ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज था उसी वजह से है, हर चार्ज की वजह से है। चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज हो, चाहे ये वाले चार्ज थे गॉसियन सरफेस के बाहर, चाहे ये बाहर वाले थे, हर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकल रही है। और आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये आंसर तो उतना ही आ रहा है जितना किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का होता है। तो फिर इन चार्जेस की वजह से फील्ड क्यों नहीं आई जो ये बाहर वाले हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। तो इसका आंसर ये है कि ऐसी बात नहीं है कि इनकी वजह से फील्ड नहीं आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फील्ड होता है किसी पॉइंट पर वो सारे चार्जेस की वजह से होता है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर। लेकिन इस पॉइंट पर जो बाहर वाले स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है चार्जेस का, उनकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड जीरो है। असल बात यह है इनकी वजह से भी जीरो ही है। तो इस वजह से इन चार्जेस की वजह से फील्ड जीरो है, सिर्फ इसकी वजह से फील्ड एक्चुअल में आ रही है, तभी हमारे पास आंसर kq बाय r स्क्वायर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाली चार्जेस की वजह से फील्ड नहीं बताई जा रही, वहां पर वो बताई जा रही है, लेकिन वो बाई चांस जीरो है, इस वजह से आंसर उतना ही आ रहा है जितना पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये इस रीजन के अंदर फील्ड की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सेकंड वाले रीजन से फील्ड का कैलकुलेशन अगर हम करें, ओके, सेकंड वाला जो था कि जब b से बड़ा है एंड c से छोटा, मतलब किस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस रीजन में तो कोई फील्ड होनी नहीं है क्योंकि कंडक्टर था।
तो 0 होएगा। इसी तरह अगर a से छोटे से भी पूछा होता कि फॉर r लेस देन a, उसके लिए भी फील्ड 0 होना था, क्योंकि वहां पर भी कोई फील्ड नहीं हो सकती क्योंकि कंडक्टर है। ओके, तो सेकंड का आंसर कितना आ गया? सेकंड के केस में तो वी नो ऑलरेडी कि e इनसाइड क्या होगा? 0, बिकॉज कंडक्टर। लिख सकते हैं यहां पर बिकॉज कंडक्टर, क्योंकि वो कंडक्टर है, ये वाला जो रीजन है। ओके, तो अब रह गया बाहर वाला, यहाँ वाला। तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड पता करनी है, जो किसी भी डिस्टेंस पे है। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर, तो यहाँ से फिर गॉसियन सरफेस खींचेंगे, इस पॉइंट से फील्ड निकालना है। तो स्फेरिकल खींचा जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंटेन द सिमेट्री। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से, और गॉसियन सरफेस की जो स्फेरिक होगा हमारे पास सरफेस एरिया एलिमेंट, वो भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा। तो अपने पास फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, थर्ड केस के लिए कर रहे हैं अब हम। तो फिर से लिख देंगे ई ds का जो क्लोज इंटीग्रल होएगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बुक्स में यहाँ पर s भी लिखा होता है, तो s लिखने का मतलब है कि हम ना सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। s का मतलब ये है, ये सर्कल डालने का मतलब है कि क्लोज सरफेस से निकाल रहे हैं। ओके, तो s भी लिखा होता है कई बार, तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से। अब फिर से ये वेक्टर है, फिर से हम लिखेंगे ई ds cos ऑफ एंगल 0, cos ऑफ एंगल 0 डिग्री, इट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर e बाहर आ जाएगा ड्यू टू द सेम रीजन, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे? ds का इंटीग्रल, फिर 4/r²। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर? e इंटू 4πr²। r रेडियस है, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है हमने। ओके, तो हम मेंशन में पहले भी करना चाह रहा था गॉसियन सरफेस को, मैंने सोचा कि इस तरह से फिगर थोड़ा गंदा दिखने लग जाएगा, इस वजह से हमने नहीं किया। लेकिन ऐसा है कि ये गॉसियन सरफेस फर्स्ट वाला था, कंसीडर कर ओवर करना है, ये सेकंड वाला है, और ये थर्ड वाला है जिसकी हम अब बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने फ्लक्स निकाला है पहले वाले गॉसियन सरफेस से, तो उससे हमने आंसर निकाला है। फिर सेकंड वाले के लिए तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अंदर फील्ड 0 ही होएगा, कंडक्टर है। अब हम थर्ड वाले सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस से, तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा तो इस तरह से आ जाएगा अपने पास, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज कितना है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो ये जो अंदर चार्ज आया था इनसाइड दैट वाज द -q, तो बाहर चार्ज कितना था? +q था। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा? ये +q -q तो 0 हो गया। इस वाले गॉसियन सरफेस से हम निकाल रहे हैं फ्लक्स थर्ड वाले से, तो थर्ड वाले से निकाले अगर, तो थर्ड वाले के अंदर चार्ज देखें गॉसियन सरफेस के, तो ये +q -q 0, तो एक और चार्ज है +q, तो सिर्फ +q चार्ज है। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज +q, तो अपने पास यहाँ पे +q रख देंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से नीचे गया तो आंसर अपने पास कितना आ गया? वही जो हम पहले लिखते आ रहे हैं, 4πε0 r²। तो E will become equal to the kq divided by r²। मतलब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट्स है गॉसियन सरफेस के ऊपर, हर पॉइंट पर जो फील्ड है वो इतना होने वाला है, kq डिवाइडेड बाय r²। r डिस्टेंस है सेंटर से गॉसियन सरफेस के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं उनका। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर से वही बात है, मैं कहना चाहूंगा कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो फील्ड निकली है वो हर चार्ज की वजह से है, वो प्लस चार्ज की वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। तो एक्चुअली में इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट वही हो रहा है जो हमने शेल थ्योरम में सीखा था। शेल थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस स्फेरिकल शेल विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ये सारी स्फेरिकल्स ही है, तो सारी की सारी पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। तो ये भी पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, ये भी करेगी, और ये भी। जब ये पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होगी kq/r², डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। जब इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से जब पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी तो फिर से क्या होगा? kq/r², क्योंकि पॉइंट चार्ज बिहेव तो बिल्कुल सेंटर पे आनी ना, सेंटर से डिस्टेंस तो आ रही है, तो kq/r² फिर आ गया। लेकिन इस बार जो डायरेक्शन होगी इस चार्ज की वजह से नेगेटिव है, तो इनवर्ड होगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड थी तो वो कैंसिल हो जा रही है। मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ यही चार्ज बचेगा। और फॉर दिस चार्ज दिस पॉइंट इज आउटसाइड, so that's why this charge will also behave as a, this spherical shell will behave as point charge। तो ये भी पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। तो डिस्टेंस फिर r है यहाँ से गॉसियन सरफेस से, तो kq/r² आंसर आना था, और जो हमारे पास आ रहा है गॉस सरफेस की। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, इसको समझना जरूरी था।
काफी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है कि हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, ये इस तरह से। ज्यादा क्वेश्चन ना स्फेरिकल बॉडी से ही होते हैं। ओके, जो कंपटीशन एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आना है ना, तो वो कॉन्सेप्ट इसी से पूछेगा, इसी के बारे में चेक करेगा वो। तो अगेन हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो गया कि इसके अंदर भी चार्ज है। तो रेडियस इसका है r। हमने किया क्या है, इसके अंदर ना हमने कहीं पर एक कैविटी बना ली है। कैविटी का मतलब होता है जैसे खाली जगह बना ली है, उसको उतना पोर्शन अंदर से निकाल दिया है ये सॉलिड, दिस इज द सॉलिड, तभी तो अंदर चार्ज बनाया है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर से हमने कुछ पोर्शन को निकाल लिया है, तो ये हमने इतना पोर्शन को शो कर रखा है, दिस इज द कैविटी, मतलब खाली जगह बन गई है ये। तो उसने बोला है अगर मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो a है, और जो सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग हमारे पास ये स्फीयर है, इसकी डेंसिटी सपोज हमारे पास है रो इसकी डेंसिटी है। उसने पूछा है कि तुम कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड बताओ। सपोज वो पॉइंट ये है, यहाँ पर इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r2 के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। ओके, तो हम इसको इस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, मतलब हर जगह पर चार्ज है और चार्ज की डेंसिटी है रो, हर जगह पर चार्ज हम कंसीडर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे और थोड़ा चार्ज शो कर देता हूँ, मतलब हमने हर जगह कंसीडर करना है। तो मतलब हमने अभी भूल जाना है कि इसके अंदर कोई कैविटी थी सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो हम मतलब यहाँ पर भी चार्ज अज्यूम कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको थोड़ी बहुत देर बाद मिटाना है, तो इस वजह से चलो हमने फिलहाल हम भूल गए हैं कि इसके अंदर कोई कैविटी है, तो हर जगह मतलब हमने अज्यूम कर लिया है कि चार्ज है जिसकी डेंसिटी है रो, और इस पॉइंट से सेंटर से स्फीयर के इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मतलब पोजीशन वेक्टर है, वो है r1, दैट इज r1। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला हमें पता है, लास्ट टाइम हमने किया था उसको, उसका जो फॉर्मूला उसका है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर फील्ड अगर उसकी डेंसिटी रो है स्फेरिकल बॉडी के लिए, तो वो फील्ड की वैल्यू ये होती है। तो हमारे केस में तो डिस्टेंस r1 के ऊपर है, सेंटर से पोजीशन वेक्टर r1 पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू रो r1 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन उसकी यही होगी जो r1 वेक्टर की है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो हमने इसको थोड़ा सा देख लिया कि इसकी वजह से फील्ड इतनी है। इस फील्ड को हम E1 लिख लेते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड assuming that there is no cavity in solid non conducting sphere। कोई कैविटी ना होने के कारण अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के किसी r1 डिस्टेंस पर फील्ड हो तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। अब हमने क्या अज्यूम करना है, अब हमने ऐसा मान लेना है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है जो बाहर है। पहले हमने हर जगह पे चार्ज माना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं मानेंगे। इस चार्ज की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इस स्फीयर के अंदर, सिर्फ जो चार्ज है वो यहीं पर है। इसको मिटाना था, इस वाले चार्ज को, बाहर वाले को, मैंने कहने कहा ना कि इसको मिटाना पड़ेगा, इसको नहीं, इसको मिटाना था। और यहाँ पर कोई चार्ज हमने कंसीडर कर रखा है सेम, जो इतनी डेंसिटी का ही, जो हमने पहले कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो बाहर कोई चार्ज नहीं है। अब ये तो स्फेरिकल कैविटी है, तो अगर स्फेरिकल कैविटी है, इसकी वजह से उस पॉइंट पर जो फील्ड होगी उसकी हम वैल्यू कितनी लिख देंगे, अगेन वी नो दैट इज स्फीयर, उसकी वजह से जो फील्ड होगी उसको हम E2 लिख देते हैं, दैट इज द रो r2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड ये आ जाएगी क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, r2 है उस पॉइंट का सेंटर से कैविटी के।
तो ये जो फील्ड हम निकाल रहे हैं, दिस इज अ फील्ड ड्यू टू कंसीडरिंग चार्ज इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर चार्ज मानकर जो फील्ड होएगी, दैट कैविटी इज स्फेरिकल ड्यू टू चार्ज कंसीडरिंग चार्ज इनसाइड स्फेरिकल, स्फेरिकल भी लिख लो चाहे, स्फेरिकल कैविटी। स्फेरिकल कैविटी के अंदर जो चार्ज था उसको मानकर जो फील्ड होएगी इस पॉइंट पर वो ये आ जाएगी। तो अब नेट फील्ड कितनी होएगी इस पॉइंट के ऊपर? हमने पूरे की वजह से फील्ड निकाली है, फिर सिर्फ कैविटी की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाली है। तो अगर नेट फील्ड निकालना है, नेट हम फील्ड कौन सी चाहते हैं? हम तो वो फील्ड चाहते हैं जब यहाँ पर चार्ज नहीं था। तो करना क्या पड़ेगा, पूरे की वजह से जो फील्ड थी इस पॉइंट के ऊपर उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा जो इस चार्ज की वजह से, इस कैविटी के अंदर चार्ज था उसकी वजह से जो फील्ड है वो माइनस कर देंगे। तो पूरे की वजह से जो फील्ड E1 है, माइनस क्या कर देंगे ये फील्ड जो उस कैविटी की वजह से है वहां पर, तो इसको माइनस हो जाएगा। चाहे आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, दिस इज R1 वेक्टर, डायरेक्शन ऐसे होएगी, E2 की डायरेक्शन इस तरह से होएगी R2 की डायरेक्शन में, जैसे E1 की ऐसे थी R1 की डायरेक्शन में, ये शो हो रखा है यहाँ पर। तो नेट फील्ड ये आ जाएगी, बस इनकी वैल्यूज यहाँ पे डाल दो। जैसे वैल्यू डालेंगे E1 इज इक्वल टू द रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो E हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले, अगर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले, अपने पास आ गया R1 माइनस R2, ये आ गई अपने पास सिचुएशन। अब ये R1 माइनस R2 क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कि क्या है ये। तो हमारे पास यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरह से है, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको बाहर। ये जो इस तरह से डिस्टेंस दे रखा है, दिस इज R1 वेक्टर, ये वाला हमने शो किया। फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो ये इस तरह से पोजीशन वेक्टर है, दैट इज R2, दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर। और ये जो है अपने पास डिस्टेंस, दिस इज A वेक्टर, मतलब ये A है अपने पास। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाए तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ इस केस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वी कैन राइट, ट्रायंगल लॉ से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1। ये A वेक्टर जो है ना उसमें R2 ऐड हो जाएगा तो रिजल्टेंट R1 बन जाएगा। देन वी कैन राइट कि A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इट इज द रिजल्टेंट R1, दिस इज इक्वल टू R1। तो इस चीज को कैलकुलेट करें तो R1 माइनस R2 क्या है, इधर को इसको इधर ले जाओ तो A वेक्टर किसके ऊपर, इसको इधर लेके जाएंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये अपने पास किसके इक्वल निकल के आ गया, A वेक्टर के। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ भी मान ले फर्स्ट, तो पुटिंग above इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऊपर वाले को इक्वेशन पहले में भर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना आ गया, E अपने पास आ गया है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड R1 माइनस R2 की जगह पर A वेक्टर लिख देंगे, A वेक्टर, तो ये आ गया अपने पास आंसर। ओके, तो जो फील्ड के अंदर, सॉरी कैविटी के अंदर जो फील्ड होएगी वो अपने पास इतनी होएगी, रो A वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है, असल में सिचुएशन तो ये थी कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है बिकॉज कैविटी इज हियर, यहाँ पर चार्ज था इस पोर्शन के अंदर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर कैविटी के अंदर देखो, यहाँ पर जो फील्ड हम निकाल रहे थे वो हमें कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया था, ये वाला, ये पॉइंट कोई भी कंसीडर कर लिया था, P लिख सकते हैं चाहे इसको। तो इस पॉइंट के ऊपर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो फील्ड इंडिपेंडेंट आ रही है R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर से, इनका तो कोई रोल नहीं आया यहाँ पर, ना R1 लिखा है ना R2। तो वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ये जो स्फीयर था इसके सेंटर से, वो कैविटी का जो स्फीयर था उसके सेंटर के बीच का कितना दूरी है, तो दैट इज इक्वल टू द A, मतलब उसके वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये कांस्टेंट होएगी, मतलब ये है कि फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट फील्ड होएगी हमारे पास। एंड उसकी डायरेक्शन कैसे होएगी, अगर A वेक्टर की ऐसे डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन इसी तरह से होएगी फील्ड की, इस डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द A वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस
इलेक्ट्रिक फील्ड, और कांस्टेंट आंसर आएगा इसका, मतलब फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी कांस्टेंट। ओके, तो ये थोड़ा सा रिजल्ट भी दिमाग में रखना है, और हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, प्रोसीड कैसे किया है, वो भी थोड़ा सा आपको टेक्निक आना चाहिए करने का, तो ये आ जाएगा आंसर। तो आगे क्वेश्चन में हमें फिर से एक स्फीयर दे रखा है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, स्फीयर है हमारे पास, अगेन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब अंदर चार्ज हो सकता है। ओके, एंड रेडियस सपोज कर लो इसका हम टोटल रेडियस मान लेते हैं r, तो इस तरह से। अब इसके अंदर हमें जो इसकी डेंसिटी थी, हम पहले तो कांस्टेंट मान रहे थे, पिछले केसेस में डेंसिटी लिख रहे थे रो, तो रो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, लेकिन इस बार इसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी डेंसिटी कुछ इस तरह से दे रखी है कि दिस इज इक्वल टू द रो नॉट 1 माइनस r डिवाइडेड बाय ग्रेटर r, ये वैल्यू दे रखी है इसकी डेंसिटी की, मतलब चार्ज डेंसिटी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू ये है इसके अंदर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट, r डिस्टेंस है सेंटर से किसी भी पॉइंट का। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा ये रो कम होता जाएगा, डेंसिटी वैसे वैसे कम हो रही है। तो क्वेश्चन में हमें उसने पूछा है कि आप किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर जो कोई पॉइंट है वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बताने का मेथड वही है कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के जो r डिस्टेंस के ऊपर है, इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे, तो वो स्फेरिकली खींचा जाएगा। अगर बॉडी स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकली आना है, क्लियर है बात। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने खींच लिया, फिर हम जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज अंदर भी होएगा, यहाँ पर चार्ज है इस तरह से, बाहर भी चार्ज होगा अंदर भी होगा। ओके, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम क्या लगाएंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, वैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds ऐसे ही है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम कितना लिख पाएंगे, जो गॉस लॉ है दैट इज इक्वल टू द E डॉट ds चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसकी वैल्यू तो फिर से वही E ds cos ऑफ एंगल 0 क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E बाहर आ जाएगा क्योंकि रीजन वही है, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है, तो ds cos 0 1 चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हमने इसके अंदर का चार्ज लिखना है, ये वैल्यू डालनी है कि अंदर गॉसियन सरफेस के कितना चार्ज है। तो देखो अगर तो डेंसिटी कांस्टेंट होती तो हम चार्ज निकाल सकते थे अंदर कितना है। हमें क्या करना था, जैसे पिछले केसेस में हम करते आ रहे हैं कि डेंसिटी अगर रो है कांस्टेंट है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चार्ज आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इतने रीजन का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर है भी तो इसका वॉल्यूम ये आ गया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाना था अंदर का। लेकिन अब हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका रीजन यही है कि रो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये चीज अभी नहीं अप्लाई हो सकती बिकॉज रो इज वेरिएबल हियर। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि r डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कहीं पर भी आप मान लो कि हमने क्या किया हुआ है कि यहां से किसी भी डिस्टेंस के ऊपर एक हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया है इस तरह से, किसी x ला लो, x मान लो डिस्टेंस, x डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है जिसकी विड्थ है dx। ओके, हमने क्या किया हुआ है कि x डिस्टेंस के ऊपर स्फीयर के x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, मतलब एक इस तरह की हमने स्फीयर कंसीडर कर लिया है जिसकी विड्थ dx है। ये स्फीयर का पार्ट हो जाएगा ना, एलिमेंट dx विड्थ का एक छोटा सा स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया है। तो हम पहले इसके अंदर निकालेंगे कितना चार्ज है, तो वो कितना आ जाएगा, हमें क्यू निकालना है, मतलब कैलकुलेशन इक्वेशन को पहला मान लेंगे, मतलब वी आर कैलकुलेटिंग चार्ज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम इस एलिमेंट के अंदर सपोज कर लेते हैं चार्ज dq है, तो dq इसके अंदर चार्ज है, तो दैट dq किसके इक्वल होगा, वो dq इक्वल होगा डेंसिटी कितनी है, रो है, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। इसका वॉल्यूम हम dv कंसीडर कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी विल राइट हियर रो इनटू dv। इस छोटे से एलिमेंट के लिए ना जो हमने कंसीडर किया है स्फीयर का,
उस एलिमेंट के लिए हम डेंसिटी को क्या कंसीडर कर लेते होते हैं, कांस्टेंट। हमेशा ऐसा ही करते हैं कि इसको एलिमेंट कंसीडर करके हमने उस वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, दिस वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, फॉर दिस स्मॉल वॉल्यूम दिस इज नॉट वेरिंग, तो इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो रो अब कांस्टेंट हो गया, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हमने चार्ज निकाल लिया dq, जो यहाँ पर इस छोटी से एलिमेंट के अंदर था। अब हम इस रो की वैल्यू डालेंगे और dv की भी वैल्यू डालेंगे। तो v की हम वैल्यू जानते हैं कि v कितना है, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा इसका, जो हमारे पास ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, अगर इसका वॉल्यूम v है तो वी कैन राइट 4/3 पाई x क्यूब। x इसका रेडियस था इस स्फीरिकल का उसका, तो 4/3 पाई x क्यूब आ गया। तो dv/dx निकालना है, तो डेट विल बी इक्वल टू द 4 पाई x स्क्वायर, वही पावर आ गया, पावर में से माइनस, तो 4 पाई x स्क्वायर आ गया। तो dv कितना आ गया, 4 पाई x स्क्वायर dx। तो इसको dv को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो d क्यूब, तो रो की वैल्यू भी हम लिखनी है, ओके। तो रो की वैल्यू हम लिख देंगे रो नॉट 1 माइनस, इसको तुम ऐसा कर लो चाहे x मान लो, दैट डज नॉट वेरी। अब हमने इसको x कंसीडर कर लिया ना, तो इसको तुम x लिख सकते हो, वो एक ही बात है। x भी डिस्टेंस है सेंटर से किसी भी पॉइंट का, जैसे r हमारा डिस्टेंस था ना, तो x भी हमारे पास ऐसे ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, x डिवाइडेड बाई r, और dv की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर dx, ओके। ये डज नॉट मैटर, हमने इसको r लिखा था, लेकिन क्योंकि अब हमने x डिस्टेंस के ऊपर dx बिट्स का एलिमेंट लिया है, तो हम इसीलिए इसको भी हम x कंसीडर कर लेते हैं, ताकि वो इंटीग्रेशन करने में थोड़ा ठीक दिखे, ओके। तो ये हम ही कंसीडर करते हैं ना, वी आर डूइंग एवरीथिंग मैन्युअली, कि x डिस्टेंस पर अब dx बिट्स का एलिमेंट लिया, हमें x डिस्टेंस पर dr का क्यों नहीं लिख रहा, तो अगर मैं लिखूंगा dr का तो फिर यहाँ पर dr सा आ जाएगा, यहाँ पर भी मैं अगर x लिख रहा हूँ तो यहाँ पे dr से डेरिवेटिव करके, तो फिर वो दिखने में ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे इंटीग्रेट हो रहा है, ओके। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस फॉर अवर इजीनेस, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, रो नॉट 4 पाई, तो ठीक है, ये इसको आगे लिख दिया हमने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर लिख लो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्यूब, नीचे r था dx, ये है डी क्यूब। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी आर राइटिंग इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो q आ जाएगा टोटल चार्ज इंटीग्रेशन d2 का, दिस इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय r इनटू dx। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, गॉसियन सरफेस तो हमने यहां से लेकर r डिस्टेंस तक बनाया है, तो हमें मतलब है r डिस्टेंस के अंदर अंदर का चार्ज चाहिए, तो वी हम 0 टू r, स्मॉल r तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको निकाल लेंगे, और उस चार्ज की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे डाल देनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो एक बार मैं सारा अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर वैल्यू डालेंगे निकालने के बाद। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो इसको जल्दी से हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अपने पास यहाँ पे आ गया x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और माइनस उस जगह आ जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, r तो पहले नीचे था, और जो लिमिट पर भरेंगे हम दैट इज इक्वल टू द 0 टू r, तो ये लिमिट आ जाएगी। इसके बाद q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई, फिर r पर आ जाएगा पहले, बाद में 0 पर आ जाएगा, जब 0 पर आ जाएगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, पहले बस r ही आएगा यहाँ पे, मतलब तो हम यहाँ पे भरेंगे it is equal to the r cube divided by 3 minus r is power 4 divided by 4r, तो ये अपने पास चार्ज आ जाएगा। चार्ज जो इस ये जो अपने पास है गॉसियन सरफेस, उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब चार्ज हमारे पास आ गया है, तो इस चार्ज को हम उस इक्वेशन में भर देंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली बारी थी पुटिंग दिस q इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में जैसे रखेंगे तो वो तो थी e4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू रो नॉट 4 पाई, उसके अंदर भर दो इसको
आर स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4r। इस तरह से नीचे अपने पास वहां पर क्या था, वी हैव डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, नॉट सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास एक एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गई टर्म। इसके बाद ये 4/4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ई का आंसर आ गया, मतलब ई इतना आ गया रो नॉट। आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो यहाँ पर आर रह गया, आर डिवाइडेड बाय 3 माइनस और इधर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आल्सो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर whose density is varying with distance from the center। ओके, तो ये अपने पास इस तरह से E की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई अपने पास। ओके, एक क्वेश्चन है इसी के अंदर और पूछा है, उसने पूछा है कि आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम हो रही है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो आर के साथ चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई जा रही है। उसने पूछा क्वेश्चन में कि ये बता दो कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होएगी। तो उसके लिए हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को यूज कर लेंगे। ओके, तो हम करेंगे क्या कि इसको dE बाई dr इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और फिर देखेंगे कि r कितना आ रहा है। तो वहां से r आ जाएगा अपने पास। तो हमें पता बेसिकली क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये पता करना है डिस्टेंस एट विच E will be मैक्सिमम होएगा, वो कितना डिस्टेंस होएगा। तो यहाँ पे हम इस साइड पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो करना क्या है, बस इसको कर दो आप dE बाई dr इज इक्वल टू 0 कर दो। तो dE बाई dr जैसे करेंगे तो मैं फटाफट से यहाँ से कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर, तो नीचे 2 रह जाएगा, r डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो r अपने पास कितना आ गया, फ्रॉम हियर वी विल गेट r इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया अपने पास r। सेंटर से 2r/3 डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी, सेंटर पर कितनी है, सेंटर पर अगर देखें यहाँ पर, तो सेंटर पर मतलब r जब 0 कर देंगे तो सेंटर पर भी 0 है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, पहले बढ़ती जाएगी, इस डिस्टेंस पे जाके मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर से कम होने लग जाएगी। तो मैक्सिमम अगर फील्ड चेक करें कि मैक्सिमम फील्ड कितनी है, मैक्सिमम फील्ड, तो करना क्या है, r को यहाँ पे भर देना है। तो E विल बिकम इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, r को कितना कर देंगे 2r डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर भी 2r, तो 4r हो जाएगा, स्क्वायर है 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 into 4r, बस r स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर हमने। उसके बाद एक r से कैंसिल हो गया, 4 भी 4 से कैंसिल हो गया, अपने पास आ रहा है रो नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2r/3 माइनस r/9। इसके बाद 9 एलसीएम, रो बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे, और 3 3 का 9 होता है तो 6r आ गया माइनस r यहाँ पर। फिर E कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पर, तो 5 रो r डिवाइडेड बाय 9 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपने पास मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम इतनी होएगी। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारे पास इस तरह से। तो अभी तक तो हम क्वेश्चंस देख रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे गॉस लॉ की मदद से, लेकिन अब हमें गॉस लॉ की मदद से चार्ज कैलकुलेट करना है। हमें फील्ड का पता है, पहले हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता था, हमें पता था ना चार्जेस कैसे हैं, तो फील्ड निकाल रहे थे। अब हमें क्या है कि फील्ड पता है, हमें चार्ज निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से है, सपोज आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ये क्यूब है हमारे पास इस शेप में, इस तरह से एक क्यूब है इस टाइप में, ये क्यूब हो जाएगा अपने पास इस तरह से, और उसने ये दे रखा है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है E
और उसकी जो वैल्यू है दैट इज सपोज एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप है। एंड ये जो लेंथ है ये सपोज हमें एल दे रखी है। क्यूब है तो ये लेंथ एल है तो सारी एल ही रहेगी, ये साइड भी एल हो जाएगी और ये साइड भी एल हो जाएगी। उसके बाद आप ऐसा कंसीडर कर लो, उसने ये बोला है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप बताओ कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, इस क्यूब के इनसाइड कितना चार्ज होगा। तो गॉस लॉ से हम उसको निकाल लेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। ओके, तो ये रीजन हमने अज्यूम कर लिया, ये एक्सिस अज्यूम कर लिया। अब हम गॉस लॉ लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस समय हमें फील्ड पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और इसका मैग्नीट्यूड एक्स है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम जानते हैं ये जो सरफेस है ऊपर वाला, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर रहेगी क्योंकि ये सरफेस इस तरह से है। तो इस सरफेस से फ्लक्स नहीं आना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एरिया वेक्टर ऊपर है। तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ई इधर है, ये एंगल है 90 हो जाना है। तो यहाँ से फ्लक्स नहीं आना ऊपर वाले सरफेस से। इसी तरह नीचे वाला सरफेस भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, तो इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, तो इधर से भी फ्लक्स नहीं आएगा। सेम में जो पीछे वाला सरफेस है एंड हमारी साइड सरफेस है वहां पर सेम प्रोसेस होएगा, ना यहाँ से फ्लक्स आना है जो पीछे वाला सरफेस है, ना जो हमारी साइड सरफेस है यहाँ से फ्लक्स आना है, क्योंकि सेम है कि फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होएगी जो हमारी तरफ सरफेस है, और जो पीछे वाला सरफेस है वहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर जो सरफेस की डायरेक्शन होगी यहाँ पे हम डॉट बना लेते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, डॉट का मतलब है आउटवर्ड्स द प्लेन, बाहर की तरफ, तो क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा अगर इनकी डायरेक्शन ये है। जो फ्लक्स आना है 6 सरफेस है टोटल, 4 में से तो जीरो हो गया क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाना है। जो आएगा वो सिर्फ इस सरफेस से आएगा, यहाँ पर है ये वाला, और एक इस सरफेस से आना है। तो पहले हम इस सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू द, ये अपने पास कैलकुलेट हो गया जाएगा, ई डी एस, इस सरफेस से फ्लक्स आएगा, इसको हम पहला मान लेते हैं, और एक इस सरफेस से फ्लक्स आना है सेकंड, बाकियों से जीरो आ जाना है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, ई डी एस पहले सरफेस से, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस सेकंड सरफेस से इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, ई डॉट डी एस लिखेंगे यहाँ पर सेकंड और प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब x 0 है, या तो दिस सरफेस इज एट x इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन पर है सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 0 होगी। तो ये वाला आंसर तो 0 हो गया वैसे, क्योंकि x 0 है ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ओके, तो ये आंसर वैसे 0 आ गया। जब हम एक ऐसा कर सकते हैं, हम जो एक्सिस है ना ये रीजन है, आप यहाँ ना चूज करके थोड़ा सा पीछे चूज कर लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा जस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वैसे तो ऐसे भी ठीक है जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि ये रीजन यहाँ पे ना मानते हुए यहाँ पे रीजन मान लिया हमने। एक्स एक्सिस तो ऐसे ही है लेकिन ओरिजिन यहाँ पे माना है, और ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू a दे रखी है हमें। ओरिजिन से लेकर के इस सरफेस की, जहाँ से ये सरफेस स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन हो गया और ये y एक्सिस होगी इस तरीके से, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो ऐसे ही थी, E इज इक्वल टू एक्स आई कैप। तो अब इस केस के अंदर अब जीरो नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे पहुंचेगी तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू कितनी लिखेंगे, वी विल राइट ए आई कैप, फिर डॉट डीएस कितना लिखा जाएगा, डीएस तो इसका सरफेस एरिया एलिमेंट है, तो दैट इज इक्वल टू, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो भी यहाँ पर सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड्स द प्लेन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, और डीएस की डायरेक्शन तो ये होगी। तो हम कितना लिखेंगे इसको, डीएस की डायरेक्शन यहाँ पर क्या लिख देंगे, डीएस डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप। जब आप सीधा लिख लो, जब cos 180 लिख लो तो भी एक ही बात है कि ए डी एस cos 180, तो cos 180 -1 होना है, वैसे तो यहाँ से -1 ही आएगा,
मतलब आप कॉस ऑफ एंगल की टर्म में भी वैल्यू लिख सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो सरफेस है, जब फील्ड इस सरफेस तक पहुंचेगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस एल, क्योंकि ये a प्लस एल डिस्टेंस है ना रीजन से, a प्लस एल डिस्टेंस पे है, तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस एल, एक्स की वैल्यू इज a प्लस एल आई कैप डॉट डी एस, जो सरफेस एरिया एलिमेंट होगा यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो इस वजह से दैट इज इक्वल टू द डी एस आई कैप, जो सरफेस एरिया है वेक्टर, उसकी वैल्यू में डी एस आई कैप लिख दी है, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज निकालना है हमें, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें अगर हम, ए डी एस तो स्केलर्स है एंड ए तो बाहर निकाल लो, आई डॉट आई वन हो गया माइनस भी बाहर, तो ए कांस्टेंट है, ए बाहर निकल आएगा, आई डॉट आई वन माइनस आई भी बाहर आ गया, अंदर सिर्फ डी एस रह गया, फिर प्लस, फिर a प्लस एल बाहर निकल आएगा एंड आई डॉट आई वन हो जाना है, और ds है स्केलर है तो ds अंदर आ जाएगा, ds वेरिएबल है तो अंदर आएगा, ये सेकंड सरफेस के लिए है, ये पहले के लिए था हमारे पास, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ds का जो आंसर है, ds इस सरफेस का एलिमेंट था, इसका इंटीग्रल मतलब पूरा सरफेस एरिया, और वो हम जानते हैं कितना होगा, हमें पता है ये साइड l है और ये हाइट भी l है, तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों l होगी, तो l स्क्वायर हो गया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू द l स्क्वायर माइनस a l स्क्वायर प्लस a प्लस l, जैसे वैसे नीचे आ गया, और इसकी वैल्यू सेम, इसका भी सरफेस एरिया a इन l इंटू l ही हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि क्यूब है तो ये भी l स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a l स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा l स्क्वायर इसके साथ, तो ए एल स्क्वायर यहाँ आ गया, और फिर एल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एल क्यूब बन जाएगा, तो अपने पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज एल क्यूब नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, तो वो कैंसिल देखो इसलिए हो रही है क्योंकि ओरिजिन कहाँ पर भी हो इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम पहले ओरिजिन यहाँ पे मानने वाले थे ना, तब भी आंसर यही आना था, क्योंकि उस केस के अंदर ये वाला आंसर तो जीरो हो जाना था, सिर्फ इसी को कैलकुलेट करना था। जब इसको कैलकुलेट करते तो ओरिजिन यहाँ पे मानते, तो यहाँ पर जब फील्ड पहुंचती तो x की वैल्यू उसके लिए l हो जानी थी, तो x अगर l हो जाता तो यहाँ पर सिर्फ l आता, और ds का वैसे ही हमारे पास l स्क्वायर आ रहा था, तो फिर l इंटू एल स्क्वायर फिर l क्यूब आ जाना था अपने पास, तो वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को, ताकि एक प्रोसेस थोड़ा सा हमें करना आ जाए, तो उसकी वजह से हमने रीजन को यहाँ ना चूज करके कहीं बाहर चूज कर दिया है, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज कितना निकल आना है, जो इनसाइड चार्ज है, दैट इज इक्वल टू द एल क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा अपने पास आंसर कि इस क्यूब के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, एल क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि फील्ड वेरी कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, यहाँ पर फील्ड पहले कुछ और थी, कम हुई, जो भी थी कम थी, इससे कम थी, यहाँ पर पहुंचेगी तो फील्ड बढ़ जाएगी, तो वो तभी बढ़ सकती है अगर अंदर कुछ चार्ज हो। ओके, तो इसलिए जो अंदर चार्ज होगा उसकी वैल्यू अपने पास ये निकल के आ जाएगी। तो ये भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन है कि हमें फील्ड पता थी, अब तो हमने उसे क्या कैलकुलेट कर लिया है, चार्ज कैलकुलेट कर लिया कि उससे चार्ज की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आगे भी गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है पूरा चैप्टर के अंदर, तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम तो उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे तो अगली बार में।